चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो ये इसमें कौन सी वाली चीज़ देखी थी हमने, इट इज E2 मैकेनिज्म देखा था। तो E2 का मतलब क्या होता है, दैट इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, है ना। तो कौन सी चीज़ इसमें अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहलिक क्योज डालकर हीटिंग के अल्कीन के एक एंड वाटर बना है। E2 रिएक्शन है मतलब क्या है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है। रिएक्शन एलिमेंट्री होगी मतलब क्या रहेगा, एक ही स्टेप और वही उसका RDS, मतलब जो कुछ भी होना है सब कुछ एक ही स्टेप में होना है। तो जो बॉन्ड्स बनेंगे टूटेंगे सब कुछ साथ साथ में, मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहेगा, इट इज ट्रांजिशन स्टेट और कंसर्टेड। क्या यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, उसी समय कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट रहा है, हाइड्रोजन को OH अपने साथ ले जा रहा है और उसी समय पर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन भी रहा है। ठीक है, E2 रिएक्शन के कैरेक्टर्स जो होते हैं, सबसे पहला क्या रहेगा, रिएक्शन जो होती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो रिएक्शन जो होती है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है। और उसके बाद क्या रहेगा, रिएक्शन में एलिमेंट इफेक्ट भी देखने को मिलता है ना। इसके बाद रिएक्टिविटी यदि हम देखें E1 और E2 रिएक्शंस के लिए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, इट इज 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री के लिए E1 के लिए ये ऑर्डर जस्टिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, है ना। जिस रिएक्शन में जितना स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है। और E2 रिएक्शन के लिए वाला जो ऑर्डर होता है दैट इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद ओरिएंटेशन देखा था हमने। तो ओरिएंटेशन में हमने क्या देखा था कि यदि किसी अल्काइल हैलाइड में अल्कोहल में एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो तब उस केस में हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन यदि कौन सी चीज है, किसी अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल में 2 टाइप की बीटा हाइड्रोजन से, जैसे इसमें इसको यदि हम देखें और इसको देखें तो इसके पीछे एक मिथाइल लगा, इसके पीछे मिथाइल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन तो जहां से जिस जगह पे वहीं से हट सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी। तो हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा ये डिसाइड करना क्या रहेगा, दैट इज ओरिएंटेशन। या भले दोनों जगह से हटे, कहाँ से ज्यादा हटे कहाँ से कम हटे, ये डिसाइड करना ओरिएंटेशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में ओरिएंटेशन जो होता है इसको 2 रूल्स गवर्न करते हैं, एक सेड या जेड सेव होता है और दूसरा जो रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे दूसरा वाला जो होता है दैट इज हॉफमन्स रूल। सेड रूल क्या होता है, तो हम बोलेंगे उस बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन का हटना जहां बीटा हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, ये सेड या जेड सेव रूल होता है। इससे ये वाली अल्कीन बनेगी। ठीक है, और कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इधर यहाँ पर यदि क्या है, इस बीटा कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, यहाँ से यदि हाइड्रोजन हटता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज हॉफमन्स रूल बोलते हैं, है ना। इन जनरल सेड से मिलने वाली अल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे सेड या जेड सेव प्रोडक्ट ज्यादा बनता है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। अब एक्सेप्शनल केसेस जहां पर क्या होगा, हॉफमन्स प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो एक तो क्या होगा, अल्काइल फ्लोराइड में हॉफमन्स प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, पहली बात। फिर उसके बाद भी जो बड़े साइज के बेसिस होते हैं, ट्राइथाइलमीन या टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हॉफमन्स प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ठीक है, उसके बाद ही बीटा कार्बन पर जैसे जैसे R ग्रुप जो लगा हुआ होता है इसका साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हॉफमन्स प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ये फिर से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, इसके बाद फिर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में THO2 और Ln2O3 इनके साथ क्या होता है, हॉफमन्स प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। फिर इसके बाद स्टीरोकेमिस्ट्री यदि हम देखें E2 की, तो इसके लिए अपन ने क्या बोला था कि स्टीरोकेमिस्ट्री को डिटेल में नहीं, क्वेश्चंस के लिए अपन ने देखा था कि E2 रिएक्शन की स्टीरोकेमिस्ट्री एंटी होती है। तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या होगा, H और X जो होंगे E2 रिएक्शन में हमेशा ऑपोजिट साइड से जाते हैं। H और OH यदि डिहाइड्रेशन है तो ऑपोजिट साइड से जाएंगे, और डिहाइलोजनेशन रिएक्शन में X और X जो होता है वो ऑपोजिट साइड से जाता है ना। अब जैसे एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी चीज है, यहाँ पे H और Br लगाए, इधर Me और H लगा और यहाँ पे 2 H लगे। ठीक है, इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है कि इस बीटा कार्बन पर 2, तो यहाँ से हाइड्रोजन का हटना सेड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का हटना क्या है, दैट इज हॉफमन्स है। ठीक है, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन का हटना, है ना, क्या रहेगा, तो हमने बोला ओरिएंटेशन के हिसाब से फेवरेबल होता है। लेकिन क्या बोला अपन ने, E2 रिएक्शन में H और X को कहाँ से हटना था, तो हमने बोला था दैट इज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे H और Br का है सेम साइड, तो यहाँ से H नहीं हटेगा, यहाँ से हटेगा, क्योंकि यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक सेम साइड है और दूसरा ऑपोजिट साइड है। तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ओरिएंटेशन के हिसाब से ये वाला हाइड्रोजन हटना था, लेकिन स्टीरोकेमिस्ट्री के हिसाब से कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन हटना था। तो स्टीरोकेमिस्ट्री मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, फिर इसके बाद
हेलोसाइक्लोहेक्सेन यदि हम देखें तो इसमें E2 एलिमिनेशन तभी होता है जब एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों कहां पर होते हैं, एक्सियल पोजीशन पर होते हैं, है ना। उसके बाद फिर जैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन यदि अपन POCl3 पायरिडीन से करवाएंगे तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन POCl3 पायरिडीन से होता है तो E2 एलिमिनेशन होता है और ये भी क्या रहेगा, दैट इज एंटी। तो जैसे यहाँ पे H और OH ये वाला हटेगा, इससे हॉफमन्स प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला H और OH नहीं हटता भले इससे सेडजिव प्रोडक्ट बन रहा हो, क्योंकि E2 रिएक्शन क्या होती है, दैट इज एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने E1 वर्सेस E2 देखा था, तो इसमें है ना हमने कौन सी चीज बोली थी कि ऐसे वाले बेसिस जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके साथ E2 फेवरेबल होता है, ठीक है। तो OH नेगेटिव से स्ट्रॉन्गर बेसिस हमेशा E2 एलिमिनेशन करवाएंगे। फिर सॉल्वेंट यदि पोलर एप्रोटिक होगा तो E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट को यदि किसी स्टीरोकेमिकल फॉर्म में दिया इस टाइप के, है ना, कि या तो वेज डैश में हो या फिर फिशर प्रोजेक्शन में या सॉहर्स या न्यूमन, तो हमको क्या करना है, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन या डिहाइड्रेशन हमेशा E2 करवाना है, क्वेश्चन करने का तरीका है। और एक और चीज अल्कोहलिक QH के साथ हमेशा E2 एलिमिनेशन होता है। ये टेक्निकली इनकरेक्ट है पर क्वेश्चंस में काफी बार काम में आ जाता है ये, ठीक है। इसके बाद फिर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें भी E1 E2 मैकेनिज्म होता है। कौन सी चीज हम देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ यदि रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, पहले OH का प्रोटोनेशन होता है, फिर कौन सी चीज हो जाएगी, E2 मैकेनिज्म में इधर से वाटर हटेगा और यहाँ से HSO4 H को हटाता है, तो कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा, दैट इज डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज E2। उसके बाद फिर क्या है, अल्कोहल उसका प्रोटोनेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर यदि हो जाए तो कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन में से हाइड्रोजन यदि हटता है तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज अल्कीन का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन जो होगी ये क्या हो जाएगी, दैट इज E1 मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। H3PO4 जो होता है उसका वे ऑफ एक्शन H2SO4 जैसा ही होता है, ठीक है। H2SO4 के साथ मोस्टली हमको क्या करवाना है, E1 मैकेनिज्म ही करवाना है ना क्वेश्चंस के लिए। फिर Al2O3 THO2 और Ln2O3 इनके साथ E2 रिएक्शन करवानी है। इसमें Al2O3 के साथ तो क्या बनेगा, इट इज सेडजिव प्रोडक्ट, लेकिन THO2 और Ln2O3 इनके साथ क्या बनता है, दैट इज हॉफमन्स प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।